हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पार्ट बी चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स या कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो तीन पार्टनर है एबीसी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। तीनों ने मिलकर के फर्म को डिसॉल्व कर दिया। 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट है और एसेट्स को किस तरह से बेचा गया और लाइबिलिटीज को किस तरह से पे किया गया, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बनाने नेसेसरी लेजर अकाउंट। तो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स में आपका क्या क्या आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट, और पार्टनर से कोई लोन लिया या दिया नहीं है तो उसको छोड़ दो। उसके बाद आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एंड में बनेगा बैंक अकाउंट। तो ये तीनों के तीनों आप इसी सीक्वेंस में फॉर्मेट तैयार रखो, ताकि साथ ही साथ पोस्टिंग आप करते जाओ बिना मैसअप के, बिना किसी मिस्टेक के और बिना किसी एडजस्टमेंट को, एंट्री को मिस करें। तो किस तरह से करोगे? देखो, सबसे पहले डेबिट साइड में, रियलाइजेशन के डेबिट साइड पर आप क्या लिखोगे? एसेट्स को लिखोगे। कौन सी एसेट्स? चेक करो। मशीनरी आपकी कवर होगी, स्टॉक इन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स। आप बताओ 9300 से लिखोगे या 8700 से? क्या अमाउंट लिखी जाएगी? 9300 लिखोगे आप, 8700 नहीं लिखोगे। आपको डेटर्स अलग से शो करने हैं और प्रोविजन फॉर डेट्स अलग से 600 रुपए क्रेडिट साइड पर दिखाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अलग अलग शो करना है, नेट अमाउंट नहीं शो करना। डेटर्स आपका डेबिट बैलेंस है और ये आपका क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए अलग से शो करते हैं। करंट अकाउंट का बैलेंस सी का वो नहीं आएगा। कैश एट बैंक, ये भी बैलेंस आप रियलाइजेशन में नहीं लिखो। अब आ रही आती है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में कैपिटल बैलेंसेस नहीं आएंगे। अब मिसिस एस लोन, ये क्या है? ये क्या आउटसाइड पार्टी में कवर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। पार्टनर तो ए है, लोन किससे लिया है? उसकी वाइफ से। फर्म ने उसकी वाइफ से लोन लिया है, तो ये आउटसाइड पार्टी में कवर होगी, जिसे आप रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखो 10,000। क्रेडिटर्स आपके 18,500 और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये भी आप लिखोगे। क्यों लिखोगे? आपने इन्वेस्टमेंट लिखी है तो इसके साथ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये भी लिखा जाएगा। आपने ये फंड क्यों बनाया? फॉल इन प्राइस जो भी होता है उसको एडजस्ट करने के लिए। अब आप फाइनली इन्वेस्टमेंट्स को बेच ही रहे हो, तो फॉल इन प्राइस हो या राइज इन प्राइस हो, वो सब ऑटोमेटिकली यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। तो जिस तरह से डेटर्स के साथ आपने प्रोविजन लिखा, उसी तरह से इन्वेस्टमेंट के साथ आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अगर आपकी बैलेंस शीट में है तो जरूर से आपको रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखना है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब देखो, आपने एसेट्स को किस तरह से रियलाइज किया, बेचा या किसी पार्टनर ने टेक ओवर किया। इन्वेस्टमेंट्स आपकी ए ने टेक ओवर कर लिए 17,500। आपकी इन्वेस्टमेंट्स 20,830 रुपए की है, जो कि ए ने ले ली है। पार्टनर ने फर्म से ये इन्वेस्टमेंट खरीद ली है एक तरह से 17,500 में। उसने पेमेंट नहीं की है, तो फर्म क्या करेगी? उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेगी। और एसेट से रिलेटेड आप जितनी भी रियलाइजेशन है उसे आप रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखोगे। यहाँ पर बाय एज कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट 17,500 रुपए। इसी तरह से ए एग्री हुआ है अपने वाइफ के लोन को डिस्चार्ज करने, मतलब पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर वो लाइबिलिटी को टेक ओवर कर रहा है, फर्म की लाइबिलिटी को टेक ओवर कर रहा है, फर्म के बिहाफ पर लाइबिलिटी को पे कर रहा है। तो आप क्या करोगे? अब फर्म की लाइबिलिटी किसको पे करने की है? ए को। तो ए को पेमेंट करनी है और अभी तक फर्म ने नहीं की, तो उसके कैपिटल अकाउंट को आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा ए का। साथ ही साथ पोस्टिंग कर दो, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंसेस आ जाएंगे। सी का आपका करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, जिसे आप यहाँ पर डेबिट साइड पर पोस्टिंग कर दोगे, क्योंकि अब आपको फाइनली पेमेंट करनी है। तो करंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट अलग नहीं रखने, एक ही साइड पर, एक ही जगह पर सारे बैलेंसेस एक साथ लिखोगे। ये हो गया। अब जो ए का कैपिटल अकाउंट आपने डेबिट किया और क्रेडिट किया, वो दोनों लिखो दोनों साइड पर। ये होगी साथ के साथ पोस्टिंग। अब देखो, यहाँ पर हमने एक जो इन्वेस्टमेंट भी ले रहा है, एक एसेट भी ले रहा है और एक लाइबिलिटी भी ले रहा है, ये हमने आपस में सेट ऑफ क्यों नहीं की?
जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में एसेट और लायबिलिटी को जब पेमेंट हो रही है तो आपस में सेट ऑफ कर दिया और उसको रियलाइजेशन अकाउंट पे नहीं लिखा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया था, आपके वहां पर सेटलमेंट वर्ड लिखा था, यहाँ पर सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा। इसका मतलब है ये एसेट इसके साथ सेट ऑफ नहीं हो रही, ये एसेट इस लाइबिलिटी के साथ सेटल नहीं हो रही, ये एसेट इसलिए टेक ओवर नहीं कर रहा कि ये लाइबिलिटी इस लाइबिलिटी को पे करने वाला है। तो आपको ये अलग अलग ही शो करनी है, इसको सेट ऑफ नहीं दिखाओगे आप। इसी तरह से बी का देखो, बी ने टेक ओवर क्या किया है, स्टॉक 7,000 में और डेटर्स 5,000 वाले 4,000 में टेक ओवर किया है। ये ध्यान से रीड करना, यहाँ पर आप जनरली मिस्टेक कर जाते हो। 5,000 के डेटर्स जो थे, जिनसे आपको 5,000 की पेमेंट आनी थी, उसको उसने 4,000 में टेक ओवर लिया है। अब डेटर्स जो 5,000 वाले हैं वो किसको पेमेंट करेंगे? बी को पे करेंगे। तो बी ने फर्म को पेमेंट नहीं की है, बी के कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे। तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में आप क्रेडिट साइड पर लिखो, जो स्टॉक उसने लिया 7,000 और 4,000 के डेटर्स लिए तो 11,000। अभी डेटर्स आपके सिर्फ 5,000 सेट ऑफ हुए, बाकी 4300 बाकी है। तो इसको याद रखना है आपको, आगे इसको पेमेंट दिखानी है। बाकी की मशीनरी आपकी 67,000 में भी सेल हो गई है, तो आपको वो भी दिखाना है। पहले यहाँ पर पोस्टिंग कर दो, बी के अकाउंट में डेबिट साइड पर पोस्टिंग कर दो। साथ ही साथ पोस्टिंग करने से आपका क्वेश्चन कब कंप्लीट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा बिना मिस्टेक के। तो अब मशीनरी आपने 67,000 में बेची है, और जो डेटर्स बाकी के बच गए थे, कितने बच गए थे? 4300 के, जिसकी आपको 50% रियलाइजेशन हुई है। 4300 के डेटर्स ने आपको आधी पेमेंट की है, 2150 रुपए मिले हैं। तो टोटल अब आपके पास 69,150 ये पेमेंट आ गई। ये पेमेंट आ रही है आपके पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। क्रेडिट साइड पर यहाँ पर लिखो बाय बैंक अकाउंट 69,150। अब देखो सारी एसेट्स आपकी कवर होगी। अगर नहीं भी होती, तो अगर कोई एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी यहाँ पर, तो आप इस एसेट को सोचोगे, मान के चलोगे कि उसकी नील वैल्यू आपको रही है, आपको उसके अगेंस्ट कोई भी पेमेंट नहीं मिली है, आपको उसको बेच करके कुछ भी फायदा नहीं हुआ, कोई अमाउंट नहीं मिली, ये लेके चलोगे। लेकिन लाइबिलिटी के केस में उल्टा है, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको ये मान के चलना है वो लाइबिलिटी पूरी की पूरी पेमेंट की गई है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ध्यान से इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना। तो अब जो ये पेमेंट आपको आई है बैंक में, पोस्टिंग कर दो, साथ के साथ ओपनिंग बैलेंस लिखो 5,420, और जो पेमेंट आई है 69,150 डेबिट साइड पर दिखा। इसी तरह से अब आपने लाइबिलिटीज को भी पे किया है। लाइबिलिटीज में अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। एक आपकी इन्वेस्टमेंट थी 3,000 रुपए की, जो कि आपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं, रिकॉर्ड नहीं की। इन्वेस्टमेंट 3,000 रुपए की, और वो एक क्रेडिटर है जिसने टेक ओवर कर ली। तो ये इन्वेस्टमेंट एक क्रेडिटर के साथ बाहर की बाहर एडजस्ट हो गई। यहाँ पर हम यही मानेंगे कि ये जो इन्वेस्टमेंट थी 3,000 रुपए की, एक क्रेडिटर था 3,000 रुपए की जिसको आपको पेमेंट करनी थी, उसके साथ एडजस्ट हो गई, बाहर की बाहर एडजस्ट हो गई। यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाय वन ऑफ द क्रेडिटर। जब एक लाइबिलिटी डायरेक्टली टेक ओवर करती है, कोई पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हम यही मानेंगे ये बाहर की बाहर एसेट और लाइबिलिटी आपस में सेट ऑफ हो गई, जिसे आप रियलाइजेशन अकाउंट में कवर नहीं करोगे। तो ये इन्वेस्टमेंट आपको रिकॉर्ड नहीं करनी, ना हमने रिकॉर्ड की, ना हमने इसकी पेमेंट रिसीविंग दिखानी है। जो क्रेडिटर्स थे 3,000, बल्कि आप उसके लेस कर दो कि आपने उसकी पेमेंट कर दी है, 3,000 के क्रेडिटर्स आपके कम हो गए, उसकी पेमेंट आपने कैसे कर दी? उसको आपने इन्वेस्टमेंट दे दी 3,000 रुपए की। अब क्रेडिटर्स कितने बच गए? इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अब आप क्या दिखाओगे? 15,500 जो क्रेडिटर्स बच गए हैं, ये पूरी की पूरी पेमेंट की गई है। साथ ही साथ जो रियलाइजेशन से रिलेटेड 600 रुपए का खर्चा है वो भी आपने किया। तो ये सारी पेमेंट की 16,100 रुपए आप लाइबिलिटी से रिलेटेड जो पेमेंट करोगे उसे आप डेबिट साइड पर शो करोगे। रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये क्रेडिट क्रेडिट होगा, ये जर्नल एंट्री बन जाएगी 16,100 रुपए से। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 16,100 रुपए से यहाँ पर एंट्री करो, साथ ही साथ बैंक में यहाँ पर पोस्टिंग कर दो। कहाँ करोगे? क्रेडिट साइड पर 16,100 रुपए की पेमेंट दिखाओगे। अब रियलाइजेशन में आपने सारा कुछ लिख लिया, सारी इंफॉर्मेशन कवर कर ली। अब बारी आती है
चेक करने की कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। डेबिट साइड का टोटल कम है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो अब आपका प्रॉफिट है कितने का? 28,470 का, जिसे आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तीनों पार्टनर का जो शेयर बनेगा उनके कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट है तो क्रेडिट करोगे और रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट होगा। यहाँ पर तीनों के अकाउंट आप क्रेडिट करो, बैलेंस लिख करके ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। अब जो ये प्रॉफिट आया है पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। कहाँ लिखोगे? प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पर लिखोगे, यहाँ पर बाय रियलाइजेशन अकाउंट, तीनों के अकाउंट में प्रॉफिट आ गया, सारी एंट्रीज हो गई। अब जिसका जितना बैलेंस आ रहा है उसको पेमेंट की जाएगी। ए का बैलेंस देखो कितना आ रहा है, ए का बैलेंस आ रहा है 46,735, जो कि फर्म को पे करना है। इसी तरह से बी का बैलेंस बच रहा है 18,490, ये भी इसको पे किया जाएगा। और सी का जिसका बैलेंस डेबिट बैलेंस आ रहा है उससे फर्म पेमेंट लेगी, उससे कैश लेगी, कितना? 6,755। तो जिस पार्टनर को देना था दे दिया, जिससे लेना था ले लिया, और ये अकाउंट भी आपके क्लोज हो गए। अब आ जाओ बैंक अकाउंट पे। सबसे पहले जब भी आपको देखना हो या पूछा जाए, 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए कि आप किसकी एंट्री पहले करोगे, जिस पार्टनर का अगर डेबिट बैलेंस है तो फर्म पहले उससे पेमेंट रिसीव करने की एंट्री दिखाएगी, उसके बाद जिनको देना है उसकी पेमेंट दिखाएगी। ये याद रखना। तो पहले आप रिसीविंग दिखाओ, सी से आपको पेमेंट मिल गई 6,755 रुपए, बैंक में पैसा आ गया, उसके बाद दोनों पार्टनर्स को पेमेंट हो रही है जितना जिसका बैलेंस बन गया। अब चेक करो बैंक अकाउंट में क्या आपका कोई क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है? नहीं आ रहा। चेक करो दोनों साइड का टोटल सेम है, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब आपका क्वेश्चन कंप्लीट करेक्ट, एक ही बार में बिना मिस्टेक के, बिना मैसअप के और बिना कोई एडजस्टमेंट को मिस करे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कहीं पर भी मिस्टेक होने का चांस रहता ही नहीं है और आप इजीली सॉल्व कर जाओगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जो जो आप एडजस्टमेंट करते हो आपको दोबारा से रीड करके, जब किसी और अकाउंट में पोस्टिंग करोगे दोबारा से आपको रीड करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि ये मैंने फिगर क्यों लिखी है। और जब आप साथ के साथ करते जाते तो आपको ये करना ही नहीं पड़ेगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा और आपका टाइम सेव होगा और आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सीक्वेंस देख लो, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एंड में बनेगा बैंक अकाउंट। आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, तभी तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, क्वेश्चंस करेक्ट होंगे और मार्क्स फुल होंगे। तो गुड बाय एंड टेक केयर।